हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए आपके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है बाल विकास के 2016 के 2017 और 2018 उन सभी को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम के लिए। इसलिए आप लोग सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया है, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बाल विकास को कितने भागों में कितने अवस्था में विभाजित किया गया है। 3 अवस्था में। कौन कौन सा आपका शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो कितने विभाजन किया गया है कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्था में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। बालकों से जो उनके पूर्वज से गुण बालकों में आते हैं या फिर जो पूर्वजों के गुण बालकों को प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन है आनुवंशिकता, सेकंड है परिपक्वता, थर्ड है वातावरण और फोर्थ है आत्मसातन। तो फ्रेंड, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आनुवंशिकता। जो पूर्वज के गुण बच्चे में आते हैं उसे आनुवंशिकता ही तो कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है हिलगार्ट ने, सेकेंड ऑप्शन है वेबर, थर्ड ऑप्शन है थर्स्टन और फोर्थ ऑप्शन है थॉमसन। फ्रेंड्स देखिए, बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है उसको किसने दिया था? थर्स्टन साहब दिए थे। कौन दिए थे? थर्स्टन साहब। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? फ्रेंड्स देखिए, पहला ऑप्शन दिया है CAT परीक्षण, सेकंड है TAT परीक्षण, थर्ड है MAT परीक्षण और फोर्थ है भाटिया बैटरी परीक्षण। तो फ्रेंड्स, CAT और TAT तो ये तो व्यक्तित्व के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्या पूछा है कि कौन सा परीक्षण बुद्धि मापन करता है, तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भाटिया बैटरी परीक्षण जो होता है बुद्धि मापन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए, जो पियाजे साहब थे वे बच्चे में संज्ञानात्मक विकास के कितने अवस्थाएं दी हैं, कितने स्टेजेस बताए हैं पियाजे जी? 4 बताए हैं। कौन कौन सा? संवेदी पेशिक अवस्था जिसको सेंसरी मोटर स्किल बोलते हैं, और थर्ड सेंसरी मोटर स्टेज, और सेकंड था हम लोग का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको औपचारिक भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पियाजे जी कितने अवस्थाएं दिए हैं? 4 दिए हैं। तो आपका पहला है संवेदी पेशिक अवस्था, सेकंड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, यह क्या कहलाता है? वह नवीन योग्यता जिसके आधार पर वह किसी रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, वह क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है अभिसरण, सेकंड है कल्पना, थर्ड है सृजनात्मकता, फोर्थ है तर्क। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, क्या कहलाएगा? सृजनात्मकता कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग्य को व्यक्त करता है, यह क्या कहलाता है? व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है, इसको व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है,
TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? फ्रेंड्स देखिए TAT परीक्षण क्या होता है? यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को जांचने के लिए किया जाता है। इसमें टोटल कितने कार्ड थे? 31 थे। 10 कार्ड पे महिलाओं के चित्र है, 10 कार्ड पे पुरुषों के चित्र रहते हैं और 10 कार्ड पे महिलाओं और पुरुषों दोनों के चित्र होते हैं। एक कार्ड खाली होता है, उन्हें बच्चों को दिखाकर कुछ लिखने के लिए कहा जाता है। तो वो क्या, इसके थ्रू ये 14 वर्ष के बच्चों, 14 वर्ष के जो ऊपर के बच्चे होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है TAT परीक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि कितने साल के बच्चों के लिए किया जाता है? जो 14 वर्ष के ऊपर के बच्चे होते हैं। और TAT परीक्षण क्यों किया जाता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए। तो ये परीक्षण कौन दिया था? फ्रेंड्स आप सभी को बहुत अच्छे से पता है ये परीक्षण कौन दिया था? मरे और मॉर्गन दिए थे। कौन दिया था? मरे एंड मॉर्गन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? फ्रेंड्स पहला ऑप्शन दिया है प्रेरणा, सेकंड दिया है प्रत्याशीकरण, थर्ड दिया है अधिगम और फोर्थ दिया है संवेदना। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? अधिगम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है क्या कहलाता है? बालकों के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कार्य कर सकता है वह क्या कहलाएगा? फ्रेंड्स क्या कहलाएगा? परिपक्वता कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? फ्रेंड्स क्या पूछा है यहाँ? थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ मुख्य पूछा है ना, मुख्य कितना था? 3 था। कौन कौन सा था? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। कौन कौन सा था फ्रेंड्स? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया क्वेश्चन है, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? फ्रेंड्स आप सभी को बहुत अच्छे से पता है पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? तो इन्होंने किया था कुत्ते पर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, किस पे किया था? कुत्ते पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया था? फ्रेंड्स देखिए आप पावलोव का पूछा है तो पावलोव का कुत्ता है, और यहाँ पे सेकंड आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? थॉर्नडाइक का पूछा है। तो थॉर्नडाइक किस पे किए थे फ्रेंड्स? बिल्ली पे किए थे। ठीक है, कुत्ता किसका है? पावलोव का है, और बिल्ली किसकी है? थॉर्नडाइक की है। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट है, कोहलर के सीखने का सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स देखिए जो कोहलर ने अपना सिद्धांत दिए थे सीखने का सिद्धांत, उसको किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत, सेकेंड ऑप्शन है पुनर्वर्लन सिद्धांत, थर्ड ऑप्शन है उद्दीपन सिद्धांत और फोर्थ ऑप्शन है क्या? क्रियात्मक सिद्धांत। तो फ्रेंड्स देखिए कोहलर ने सीखने के सिद्धांत को कोहलर का जो सीखने का सिद्धांत है उसको किस नाम से जानते हैं? फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत। फ्रेंड्स देखिए कोहलर जो थे वो गेस्टाल्टवादी थे, और गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? गेस्टाल्ट का अर्थ होता है कि समग्र। ठीक है, समग्र या संपूर्ण। तो ये कोहलर कौन थे? गेस्टाल्टवादी थे, और इन्होंने जो सीखने का सिद्धांत दिया उसको किस नाम से जानेंगे? उसको जानेंगे समग्र का सिद्धांत या पूर्ण आकृति। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट है, वह
व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है, वह क्या कहलाता है? व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है, वह क्या कहलाता है फ्रेंड्स? पहला ऑप्शन है समंजन, सेकंड है मानसिक स्वास्थ्य, थर्ड है आत्मसातन और फोर्थ क्या है प्रकीर्णन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा समंजन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? समंजन कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग अति लघु उत्तरी देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है आपका कि बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? फ्रेंड्स देखिए ये विवादित प्रश्न है। आप जो यूपी टेट के हिसाब से देखेंगे तो इसका आंसर कुछ और है माना गया है यूपी टेट के एग्ज़ाम में, और अगर आप सीबीएसई या एनसीईआरटी से देखेंगे तो इसका जो आंसर है वो अलग माना गया है। फ्रेंड्स देखिए बाल्यावस्था की अवधि जो आपकी एनसीईआरटी है वो मानती है कितना? जो आपकी एनसीईआरटी है वो बाल्यावस्था की अवधि 6 से 12 वर्ष मानती है। कितना? जो एनसीईआरटी है वो आपकी 3 से 12 वर्ष मानती है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना मानती है? 3 से 12। लेकिन जो आपका यूपी टेट है वो मानता है कितना? 6 से 12, क्योंकि ये शस्यावस्था को ही कितना 0 से 6 मानता है, लेकिन जो एनसीईआरटी है वो शस्यावस्था को 0 से 2 वर्ष मानती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही अंतर है एनसीईआरटी आपके सीबीएसई में और यूपी टेट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीबीएसई कुछ और मानती है, यूपी टेट कुछ और मानता है। तो ये विवादित प्रश्न है। यहाँ पूछा है बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी है? तो फ्रेंड्स यहाँ जोन्स के अनुसार दिया गया है। जोन्स के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि कितनी है? 6 से 12 वर्ष है। कितनी है? 6 से 12 वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर सीटेट के नज़रिए सीटेट का देखें तो उसमें जो सीटेट है वो बाल्यावस्था को 2 से 12 वर्ष माना है, और आपका यूपी टेट 6 से 12 वर्ष माना है। क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में यूपी टेट के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था, बाल्यावस्था का एज पूछा गया था, तो उसमें जो उसका राइट आंसर आया था वो कितना था? 6 से 12 वर्ष ही करके दिया था वो। ठीक है फ्रेंड्स, वो कितना दिया था? 6 से 12 वर्ष मानता है। लेकिन आपका जो सीटेट है वो कितना मानता है? 2 से 12 वर्ष मानता है बाल्यावस्था को, और शस्यावस्था को कितना मानता है? 0 से 2 वर्ष। और यूपी टेट शस्यावस्था को 0 से 6 वर्ष मानता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वो अपने आंसर में 0 से 6 वर्ष का ही करेक्ट आंसर करके दिया था। जो इस बार यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, आप लोगों ने पेपर देखा होगा, तो उसमें पूछा था शस्यावस्था की अवधि पूछा था, तो उसमें जो उसका जो राइट आंसर क्या करके दिया था? 0 से 6 वर्ष करके दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धि का मापन आर्मी बीटा परीक्षण से करते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये आर्मी बीटा क्या है? आर्मी बीटा एक परीक्षण है जिसको गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आर्मी बीटा को गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो फ्रेंड्स बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन इरिक्सन महादेव ने किया है। किसने किया है? इरिक्सन साहब किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालकों के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? फ्रेंड्स देखिए तीसरी अवस्था पूछा है। पहला कौन सा है? संवेदित पेशी अवस्था, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड कौन सा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, और फोर्थ कौन सा है आपका? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ तीसरी पूछा है तो तीसरी हो जाएगा मूर्त क्रियाकाल अवस्था, जिसे प्रत्यक्ष या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आप लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को प्रत्यक्ष या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है
कृदंत, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण बालक के किस आयाम के विकास की अवस्था है। फ्रेंड्स देखिए, जब बच्चा छोटा रहता है, जब बच्चा शैशव अवस्था में रहता है, 0 से 2 वर्ष का रहता है, तो क्या करता है, अपने मन में ही बलबलाता है, कृदंत करता है। तो ये सब किसकी अवस्थाएं हैं, जब बच्चा छोटा रहता है किसकी अवस्था है, शैशवावस्था की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शैशवावस्था, इन्फेंसी एज की है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, इसको बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं। क्या कहते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं। नेक्स्ट है, सीएटी का निर्माण किसने किया है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ सीएटी का निर्माण पूछा है। ठीक है, सीएटी का निर्माण लियो बेलक ने किया है। किसने किया है, डॉक्टर लियो बेलक ने किया है। और सीएटी परीक्षण किसके लिए होता है, बालकों के लिए होता है, छोटे बच्चों के लिए होता है, जो 3 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं, 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है। फ्रेंड्स देखिए, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था कहा है। ठीक है, स्टैनले साहब कहते हैं जो किशोरावस्था है, जब बच्चा किशोरावस्था में रहता है तो उसको क्या कहें, तनाव और तूफान की अवस्था कहें, या फिर तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था कहें। ठीक है फ्रेंड्स, और स्टैनले साहब की एक बुक है एडोलसेंस। ठीक है, इनके बुक का नाम क्या है, एडोलसेंस। नेक्स्ट है, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है, उसे दृढ़ इच्छा शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया। फ्रेंड्स देखिए, सीखने से संबंधित इसको कौन, प्रभाव का नियम कौन दिया, आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक साहब दिए हैं। ठीक है, ये इनके मुख्य नियम में आता है। किस में आता है फ्रेंड्स, मुख्य नियम में। मुख्य नियम में इनका कौन कौन सा 3 था, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। कि कौन कौन सा था, प्रभाव, अभ्यास और तत्परता। फ्रेंड्स यही तीनों इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछता है, और यूपी टेट में भी क्वेश्चन इसी तीनों से पूछता है। जो मुख्य नियम का 3 है, कौन कौन सा, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से देता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि चिंपैंजी पे किया था, और चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान। ठीक है, उनके चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान था। नेक्स्ट है, पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था, यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया। फ्रेंड्स देखिए, पावलोव साहब क्या किए, कुत्ते के सामने घंटी बजाते थे और उसको खाना देते थे। जब ये बार बार करते गए तो एक बार क्या हुआ, ये सिर्फ क्या किए, घंटी बजाए। कुत्ता को लगा घंटी बजा, अब तो मुझे खाना मिलेगा। घंटी का आवाज़ सुनते ही उसके मुंह से लार टपकने लगता है। तो इस प्रकार के, इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपन से भी स्वाभाविक प्रक्रिया लार टपकना प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पावलोव ने कुत्ते पर अपने प्रयोग को बार बार दोहराया। तीसरे चरण में उन्होंने कुत्ते को भोजन न देकर केवल घंटी बजाई। इस बार घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। इस प्रकार के स्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपन से ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया लार का टपकना प्राप्त हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, स्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपन है। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नियमित दिनचर्या सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है। फ्रेंड्स देखिए, नियमित दिनचर्या सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है। तो फ्रेंड्स ये व्यक्तित्व का लक्षण है। ठीक है फ्रेंड्स, किसका है, व्यक्तित्व का है। नेक्स्ट है आपका, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या
इसमें पूछा है कि जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। तो फ्रेंड्स इनका है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एवं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है आपका पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक अवस्था व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। ये सब किसको प्रभावित करते हैं फ्रेंड्स? अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। 2016 का पेपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघु उत्तरी को। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2017 का जो पेपर आपका दिया गया है उसको देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कि किस प्रकार से 2017 में पेपर पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2017 का पेपर है। फ्रेंड्स अगर कोई भी डाउट कहीं भी रह गया हो, अगर जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, बाल विकास की अवस्थाएँ होती हैं। फ्रेंड्स देखिए, इसके ऊपर भी पूछा गया था कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, और यहाँ पर भी पूछा गया बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। 3 होती हैं। कौन कौन सा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन सा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। आपका जो शैशवावस्था की एज हो जाएगी, जो शैशवावस्था है उसकी एज कितनी है? आपके यूपी टेट के हिसाब से इसकी एज है 0 से 6 वर्ष। कितनी है? 0 से 6। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप उस सी टेट का देखेंगे तो उस सी टेट क्या माना है, सीबीएसई क्या मानती है? 0 से 2 वर्ष मानती है। ठीक है, और बाल्यावस्था की एज कितनी है? 6 से 12, और किशोरावस्था की 12 से 18। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। आप लोग उसमें कन्फ्यूज़न मत होइएगा, जो एनसीईआरटी मानती है उसी को ज़्यादा प्रीफर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है बाल विकास की दृष्टि से, सेकंड है बाल शिक्षा की दृष्टि से, थर्ड है बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, फोर्थ क्या है? बाल समायोजन की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका? तो फ्रेंड्स आप सभी अच्छे से जानते हैं। ये भी देखिए फ्रेंड्स, 2016 का रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में पूछा है, इसलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर ज़रूर से ज़रूर देख के जाइएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेनले हॉल का। स्टेनले हॉल ने ही बताया है कि जो किशोरावस्था वो तनाव और तूफान की अवस्था है। नेक्स्ट है प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत। फ्रेंड्स देखिए, ये भी क्या किया? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत पूछा ना, प्रयास और त्रुटि का। तो ये किसका सिद्धांत है फ्रेंड्स? फर्स्ट ऑप्शन है आपका CL हल, सेकंड है पावलोव, थर्ड है थॉर्नडाइक और फोर्थ क्या है? वुडवर्थ। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रयास एवं त्रुटि का या फिर भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका? ये थॉर्नडाइक का। ठीक है, और थॉर्नडाइक का 3 और पूछता है कि उनके मुख्य नियम का जो पूछता है कि प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। यहाँ से भी क्वेश्चन भर के बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग थॉर्नडाइक को अच्छे से देख कर जाइएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मध्यांतर, सेकंड है मध्यांक, थर्ड है प्रसार और फोर्थ क्या है? बहुलक। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, प्रसार है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन नॉट पूछा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रसार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स विकास, सेकंड है परिवर्तन, थर्ड है समायोजन और फोर्थ क्या है? स्थिरता। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्थिरता। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक। फ्रेंड्स देखिए, बाल विकास को कौन सा कारक प्रभावित, यहाँ नॉट पूछा है, इसमें कौन सा नहीं करेगा। ठीक है, तो नहीं वाले क्वेश्चन आप लोग
अच्छे से देखा कीजिएगा। यहाँ पूछा है बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है पोषण। फ्रेंड्स पोषण तो है ही, अगर बच्चे को ठीक तरीके से पोषण नहीं मिलेगा तो उसके विकास पर तो प्रभाव पड़ेगा ही ना। सेकंड है लिंग भेद, थर्ड है संस्कृति, फोर्थ है तनाव। फ्रेंड्स देखिए तनाव भी है, लिंग भेद भी है, तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ नॉट पूछा तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, संस्कृति, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता बाल विकास को प्रभावित करने में। ठीक है, नेक्स्ट है अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। फ्रेंड्स देखिए अभ्यास और अनुभव, अगर आप बार बार अभ्यास कर रहे हैं और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अवधान, सेकेंड है प्रेरणा, थर्ड है प्रतिकार और फोर्थ क्या है, अधिगम। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप सभी को अच्छे से पता होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और आप सभी को, आई होप कि आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर पदों के योग को जोड़ देते हैं, जितने भी पद हैं उनको जोड़ देते हैं और जितनी पद की संख्या है उससे भाग कर रहे हैं, पदों को योग करके उनके पदों की संख्या से भाग कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आई होप आप सभी को ये पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। ठीक है, नेक्स्ट है बालकों के स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है। फर्स्ट ऑप्शन है किशोरावस्था, सेकेंड है शैशवावस्था, थर्ड है बाल्यावस्था और फोर्थ है प्रौढ़ावस्था। फ्रेंड्स देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा किशोरावस्था। कौन सा, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है, तो ये होती है आपकी किशोरावस्था में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ये एक तथ्य दिया गया है, यहाँ पे एक कथन दिया गया है कि जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किसका है, तो फ्रेंड्स यह कथन आपका पहला ऑप्शन है रॉस का, सेकंड है वुडवर्थ का, थर्ड है रायबर्न का और फोर्थ है स्किनर का। तो फ्रेंड्स यह कथन किसका है, यह वुडवर्थ का है। किसका है ये, वुडवर्थ ने ही कहा है कि जिन तथ्यों को आप भूतकाल में सीख चुके हैं उनको स्मरण करते हैं, उसी को स्मृति। कौन कहा है, वुडवर्थ साहब कहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने में प्रयुक्त होते हैं। फ्रेंड्स देखिए इसका आंसर तो मैंने आप लोगों के ऊपर के क्वेश्चन में ही इसको बता दिया था कि ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इसका आंसर मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके पहले के क्वेश्चन में मैं बता चुकी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है संवेग का प्रकार नहीं है। देखिए फ्रेंड्स संवेग का 3 प्रकार होता है, क्रोध, भय और प्रेम। ठीक है, यहाँ पे पूछा है नॉट पूछा है, कौन सा नहीं है, तो क्रोध है, भय है, प्रेम, ये तीनों तो संवेग का प्रकार है। क्या पूछा नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ध्यान। ध्यान जो है वो संवेग का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लाब्धि होती है। फ्रेंड्स देखिए प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं ये उनकी बुद्धि लाब्धि कितनी होती है, 140 से अधिक होती है। एक टर्मन साहब है जिन्होंने बुद्धि लाब्धि का फॉर्मूला दिया है, टर्मन साहब इन्होंने क्या कहा है, बुद्धि लाब्धि का फॉर्मूला दिया है और इन्होंने बताया कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लाब्धि 140 से अधिक होती है और 110 और जो सामान्य बच्चे होते हैं, ठीक है, जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लाब्धि कितनी होती है, 90 से 110 के बीच में होती है। और प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लाब्धि कितनी होती है, 140 से अधिक होती है। ये कौन बताया, ये टर्मन साहब बताया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप से पूछे कि टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लाब्धि कितनी होती है, 140 से अधिक होती है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहती हूँ, अगर कहीं आपको अगर 140 से अधिक इस ऑप्शन में 140 से अधिक नहीं होता, अगर 120 या 125 से अधिक होता तो वो भी प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लाब्धि होती है। ठीक है, ये टर्मन ने बताया तो ये किसके अनुसार हो जाता है, टर्मन साहब के अनुसार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियाँ हैं। फ्रेंड्स देखिए पियाजे ने कितने स्टेजेस दिए हैं, तो आप सभी को पता है कितने स्टेज दिए हैं पियाजे साहब। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कौन कौन सा दिए हैं ये भी आप सभी को अच्छे से पता है कि पियाजे का 4 स्टेज है और कौन कौन सा है, ये मैंने आपके ऊपर के क्वेश्चन में बता दी हो, तो आप सभी को आई होप अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन अति लघु उत्तरी का प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ दिया है बुद्धि लाब्धि निकालने का सूत्र। अभी मैंने ऊपर में बताया कि बुद्धि लाब्धि का सूत्र कौन दिया है, टर्मन दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन दिया है, टर्मन साहब दिए हैं। बुद्धि लाब्धि का फॉर्मूला कौन दिया है, टर्मन दिए हैं। ठीक है, और ये क्या बताएं कि बुद्धि लाब्धि बराबर होता है IQ बराबर होता है मानसिक आयु, बच्चे की मानसिक आयु क्या है और बटे उसकी वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, MA/CA इंटू 100 ये है IQ का फॉर्मूला। और कौन दिया है, इसको टर्मन साहब दिए हैं। ठीक है, MA/CA इंटू 100। ठीक है फ्रेंड्स, कौन दिया है, टर्मन साहब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सृजनात्मकता से क्या आशय है, सृजनात्मकता से क्या आशय है। फ्रेंड्स देखिए सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी के क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द का प्रयोग साधारणतया क्रियात्मक, उत्पादन, रचनात्मक आदि में होता है। अर्थात सृजनात्मकता का अर्थ है सृजन करना। जो बच्चे क्रिएटिव माइंड के होते हैं ना, क्रिएटिविटी करते रहते हैं, उत्पन्न करना। क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों का अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को समझ में आ गया सृजनात्मकता से क्या आशय है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्ति की एक परिभाषा लिखिए। यहाँ दिया है कि व्यक्ति की एक परिभाषा लिखिए। तो वैलेंटाइन के अनुसार यहाँ पूछा है व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। तो वैलेंटाइन के अनुसार हो जाएगा व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्ति का योग है। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्ति का योग है, ये वैलेंटाइन के अनुसार है व्यक्तित्व की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रोर्सा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रारंभ किया। फ्रेंड्स देखिए रोर्सा परीक्षण विधि को हरमन रोर्सा ने, इनके नाम पे रोर्सा परीक्षण रखा गया है। इसको कौन आरंभ किया था, हरमन रोर्सा ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है। फ्रेंड्स देखिए मध्यमान का उपयोग हम लोग कब करते हैं, औसत आदि ज्ञात करने के लिए औसत के रूप में अध्ययन की गणना की जाती है। यहीं पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं मध्यमान का। ठीक है, मध्यमान का उपयोग कब करते हैं, औसत आदि ज्ञात करने के लिए औसत के रूप में अध्ययन की गणना की जाती है। नेक्स्ट है आपका मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। फ्रेंड्स देखिए मध्यांक की परिभाषा पूछा है, यहाँ पे हो जाएगा H.E. गैरेट के अनुसार जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो तो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। फ्रेंड्स देखिए जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो तो मध्य का जो अंक होता है उसी को क्या कहते हैं, मध्यांक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को अच्छे से पता होगा मध्यांक कैसे निकालते हैं, मध्यांक को कैसे देखते हैं हम लोग। तो ये जो इसका जो परिभाषा हो जाएगा कि जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो तो मध्य का जो अंक होता है उसी को क्या कहते हैं, मध्यांक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना किस रूप से प्रदर्शित किया जाता है। फ्रेंड्स देखिए जो सीखने का वक्र है उसमें सीखने में उन्नति होना, इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे। सीखने के वक्र में सीखने में उन्नति होना एक सीधा रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, सीधी रेखा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सीधी रेखा, यह अभ्यास या प्रयास हो जाएगा और ये अधिगम की मात्रा। अब जितना अभ्यास और प्रयास बढ़ाएंगे उतना अधिगम की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या सीखने की उन्नति है।
उसका ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक की वृद्धि कब रुक जाती है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पूछा है बालक की वृद्धि कब रुक जाती है। तो आप सभी को पता है कि सबकी वृद्धि एक एज आने पर रुक जाती है। तो बालक की वृद्धि किशोरावस्था के बाद रुक जाती है। किशोरावस्था 18 वर्ष तक का, उसके बाद मतलब मैक्सिमम 20 या 21-22 तक आपकी एज उतने जाते जाते 21 तक या 20 तक रुक जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, किशोरावस्था के बाद। नेक्स्ट है टीएटी का संबंध किससे है। टीएटी का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स देखिए टीएटी मैंने आप लोगों को बताया किससे संबंध है, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए टीएटी परीक्षण किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए टीएटी का परीक्षण किया जाता है। तो ये व्यक्तित्व परीक्षण है। नेक्स्ट है स्मृति का मुख्य कार्य क्या है। फ्रेंड्स देखिए स्मृति मेमोरी उसका मुख्य कार्य क्या है, अचेतन मन में एकत्रित ज्ञान को चेतना मन में लाना ही स्मृति। फ्रेंड्स देखिए अचेतन मन, जैसे आप कुछ पढ़ लिए, ठीक है, पढ़ने के बाद आप भूल जाते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं तो वो अचेतन मन में चला जाता है। फिर उसको आप ध्यान करेंगे, फिर वो क्या आपको याद आ जाएगा। तो याद आ गया तो मतलब चेतन मन में आ गया, उसी को क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। जैसे आप पढ़ के अभी गए, अभी तुरंत पढ़े तो हमेशा वो आपको याद नहीं रहेगा ना। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे क्वेश्चन देखेंगे, फिर याद करने की कोशिश करेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो वो चीज़ अचेतन मन से चेतन मन में आ जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसी को क्या कहते हैं, अचेतन मन में एकत्रित ज्ञान को चेतन मन में लाना ही स्मृति का काम होता है। यही इसका काम होता है, स्मृति का, मेमोरी का काम यही होता है कि आप जो पढ़े, जो याद किए, या फिर जो चीज़ें आप देखे या फिर कहीं से सुने हैं वो आपके अचेतन मन में चला जाता है। और जब आप उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो आपके चेतन मन में आ जाता है। वही क्या होता है, स्मृति का कार्य होता है। नेक्स्ट है सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है। फ्रेंड्स देखिए सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है। सक्रिय विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसके माध्यम से अप्रिय अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। फ्रेंड्स देखिए जो आपको अप्रिय अनुभव है, जिसको आप नहीं याद करना चाहते, वो क्या करते हैं, आप स्मृति से उसको अलग कर देते हैं, उसको भूलने की कोशिश कर देते हैं। वही क्या आपकी सक्रिय विस्मृति है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी चीज़ों से किसी बातों से या किसी चीज़ से आपको हर्ट हो रहा है तो आप उसे भूलने की कोशिश करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सक्रिय विस्मृति हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का क्या तात्पर्य। अभिप्रेरणा का क्या तात्पर्य। फ्रेंड्स यहाँ अभिप्रेरणा कोई लड़की नहीं है, यहाँ अभिप्रेरणा का तात्पर्य पूछा है। ठीक है, देखिए अभिप्रेरणा से तात्पर्य उस प्रेरक या मोटिव से होता है जो व्यक्ति को खास लक्ष्य के प्राप्ति व्यवहार करने को उत्प्रेरित करता है। अभिप्रेरणा से तात्पर्य आंतरिक शक्ति से है जो व्यक्ति को उत्तेजित करती है तथा इसे देखा नहीं जा सकता। फ्रेंड्स देखिए मोटिवेशन का क्या कार्य होता है। मोटिवेशन का क्या, आप खुद को मोटिवेट रखते हैं किसी, जैसे कि आप अभी पढ़ाई करें, ठीक है, आपका जो लक्ष्य होगा, आपका जो गोल होगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, खुद को मोटिवेट करके रखेंगे। तो ये क्या करता है, ये आपको पॉजिटिव चीज़ देता है। ठीक है, मोटिवेशन प्रेरणा से तात्पर्य उस मोटिव से होता है जो व्यक्ति को खास लक्ष्य के प्रति व्यवहार करने को प्रेरित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या करेगा, आपके लक्ष्य के प्रति आपको प्रेरित करेगा। अभिप्रेरणा से तात्पर्य आंतरिक शक्ति से है जो व्यक्ति को उत्तेजित करती है तथा इसे देखा नहीं जा सकता। मोटिवेशन को आप देख नहीं सकते, इसको अभिप्रेरणा को देख नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ हल के अनुसार पूछा है। हल के अनुसार प्राणी की आवश्यकताएं उसे क्रिया व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं एवं जो कार्य व्यवहार प्राणी की आवश्यकताओं को काम कराता है, प्राणी उस कार्य व्यवहार को सीख लेता है। यही क्या है, अधिगम का आधार है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हल के अनुसार है, प्रक्रिया का आधार, सीखने की प्रक्रिया का आधार। नेक्स्ट है आपका सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो यहाँ वुडवर्थ के अनुसार हो जाएगा, नवीन ज्ञान व प्रतिक्रियाओं का अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। ठीक है, जैसे नवीन ज्ञान हो गया, नवीन ज्ञान व प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका बच्चों के भाषा विकास में अवरोध 2 कारण लिखे हैं। फ्रेंड्स देखिए बच्चों के भाषा विकास में बच्चों का स्वास्थ्य हो जाएगा और बुद्धि हो जाएगा। ये क्या है, अवरोध करने वाले कारण है। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने 2017 का पेपर देख लिया है, जितने भी क्वेश्चन था अच्छे से उस सबको डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से पूछ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग 2018 का पेपर देखते हैं
कि 2018 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपका डाउट क्लियर हो रहा हो तो प्लीज़ से प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ 2018 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था का है। फ्रेंड्स देखिए, ये आपके तीनों साल में 2016, 17, 18 तीनों में ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। ठीक है, यहाँ फिर से पूछा गया है किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है। तो आप लोगों को अच्छे से पता है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टेनले हॉल ने कहा है। नेक्स्ट है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 सूत्र किसका मापन। फ्रेंड्स देखिए, ये भी 2017 का क्वेश्चन रिपीट किया गया है ना, इसलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर से देख के जाइएगा, ताकि क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स यहीं से रिपीट कर सकता है। तो अगर आप लोग एक बार देखे रहेंगे तो वहाँ पे आपका टाइम भी बचेगा, आप तुरंत से उसका राइट ऑप्शन लगा के चले आएंगे। ठीक है, तो देखिए ये किस लिए है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला है, ये बुद्धि लाब्धी का है। किसका है, बुद्धि लाब्धी का, और इसको दिया किसने है, टर्मन साहब दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है। वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है, यह क्या कहलाता है। फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है ज्ञान, सेकंड ऑप्शन है योग्यता, थर्ड ऑप्शन है सृजनात्मकता, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या, सृजनात्मकता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तिगत आदि में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी व्यक्ति हैं वो शारीरिक रचना हो गया, फिर बुद्धि रुचि हो गया, उनका IQ हो गया, फिर व्यक्तित्व हो गया, सब क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं ना, कोई सेम टू सेम एग्जैक्ट थोड़ी ना हो सकता है। तो ये क्या कहलाता है, पहला है सामूहिक भिन्नता, सेकंड है बौद्धिक भिन्नता, थर्ड है शारीरिक भिन्नता, फोर्थ ऑप्शन क्या, व्यक्तित्व भिन्नता। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यक्तित्व भिन्नता। इसी को क्या कहते हैं, व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक विकास में, सेकंड है बौद्धिक विकास में, थर्ड है व्यवसायिक विकास में और फोर्थ है समायोजन विकास में। तो फ्रेंड्स देखिए, कहीं भी आपको संज्ञानात्मक चीज़ दिख जाए तो वो आपके ब्रेन से रिलेटेड होगा। ठीक है, ब्रेन से मानसिक आपके जो होगा ब्रेन से रिलेटेड होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बौद्धिक विकास हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है, किसमें, बौद्धिक विकास में। नेक्स्ट है आपका सिगमंड फ्रॉयड द्वारा प्रतिपादित व्यक्ति विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। फ्रेंड्स देखिए, सिगमंड के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास का सिद्धांत, सेकंड है भावनात्मक विकास का सिद्धांत, थर्ड है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फोर्थ क्या है, ज्ञानात्मक सिद्धांत। तो फ्रेंड्स देखिए, जो सिगमंड फ्रॉयड साहब थे उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसका किया है, मनोविश्लेषणात्मकता सिद्धांत। तो कहीं आप अगर क्वेश्चन में ये दे दे बोले किसका सिद्धांत है तो आप लोग वहाँ पे सिगमंड फ्रॉयड लगा के आइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कल्पना, सेकंड है चिंतन, थर्ड है तर्क और फोर्थ है स्मृति। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कल्पना। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभव को नए ढंग से समायोजित किया जाना क्या कहलाता है। कोई समस्या है उसके समाधान के लिए गत अनुभव को नए ढंग से समायोजित किया जाना क्या कहलाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है तर्क, सेकंड है चिंतन, थर्ड है कल्पना और फोर्थ ऑप्शन क्या है, स्मृति। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चिंतन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चिंतन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य, सेकंड है संवेगात्मक विकास, थर्ड है मानसिक स्वास्थ्य और फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संवेगात्मक विकास
किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन क्या कहलाएगा? संवेगात्मक विकास कहलाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। फ्रेंड्स देखिए, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम वक्र, सेकंड है पठार वक्र, थर्ड है आपका संप्राप्ति वक्र और फोर्थ क्या है? बुद्धिलाब्धि वक्र। तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से पता है जो सीखने का हम लोग क्या बनाते हैं, सीखने अधिगम का वक्र बनाते हैं ना, सीखने की मात्रा को और समय को उसमें, जैसे आपका ये इधर हो गया, ऐसे हम लोग क्या ग्राफ बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहेंगे? अधिगम वक्र। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी सीखता है। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया है प्रभाव का नियम, सेकंड है तत्परता का नियम और थर्ड है अभ्यास का नियम। ये तीनों क्या है फ्रेंड्स? थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का और अभ्यास का नियम, ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है। यहाँ पे पूछा है जब बालक सीखने के लिए तत्पर होता है तो ये किसका कहलाएगा? तत्परता का नियम कहलाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? चलिए ठीक है, अगर कोई चीज़ ना समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो फर्स्ट ऑप्शन प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, सेकंड है संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, थर्ड है अनुकरण का सिद्धांत और फोर्थ है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कौन दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको कौन दिया ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसको। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है? वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अर्जित, सेकंड है जागृत प्रेरक, थर्ड है निर्देशिक प्रेरक, फोर्थ है व्यवहार को परिचालित प्रेरक। फ्रेंड्स देखिए, अगर कोई व्यक्ति प्रयास करके उसको प्राप्त कर रहा है किसी प्रेरक को, तो वो क्या कर रहा है? अर्जित कर रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्जित प्रेरक कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती है। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती है। फर्स्ट ऑप्शन है ध्यान के अंतर्गत, सेकंड है कल्पना के अंतर्गत, थर्ड है रुचि के अंतर्गत और फोर्थ क्या है? स्मृति के अंतर्गत। फ्रेंड्स देखिए, आप कोई अधिगम कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं और उसको पुनः स्मरण या रिकॉल कर रहे हैं तो क्या आएगा? ध्यान के अंतर्गत आएगा ना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी फ्रेंड्स, ये किसके अंतर्गत आएगा? स्मृति। जैसे आप किसी चीज़ का अधिगम कर रहे हैं और उसको धारण कर रहे हैं, अपने अंदर धारण कर रहे हैं और पुनः रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, रिकॉल कर रहे हैं तो ये किसके अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स? यह आएगा आपकी स्मृति के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। किसके अंतर्गत आएगा? स्मृति के अंतर्गत आएगा। रिकॉल करना, धारण करना, अधिगम करना, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका स्मृति के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, स्मृति के अंतर्गत। नेक्स्ट है वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है समांतर मध्य, सेकंड है माध्यिका, थर्ड है बहुलक और फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स देखिए, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। माध्यिका वही होता है ना फ्रेंड्स, जैसे कोई जितना संख्या दिया है हम लोग उसको दो बराबर भाग में बांट देते हैं, तो जो बीच की संख्या होती है वही माध्यिका होती है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? माध्यिका कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, माध्यिका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग अति लघु उत्तरी का प्रश्न देखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, बाल विकास के अंतर्गत शस्यावस्था की आयु कितनी होती है? फ्रेंड्स देखिए,
जोन्स के अनुसार शिशुअवस्था की आयु 0 से 5 या 6 वर्ष की होती है। कितनी होती है? 0 से 6 वर्ष की होती है। ठीक है, ये जोन्स के अनुसार है। शिशुअवस्था की आयु कितनी होती है? 0 से 6 वर्ष होती है। नेक्स्ट है, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, कितने संवेग? 3 पाए जाते हैं, क्रोध, भय और स्नेह। ठीक है फ्रेंड्स, तो वाटसन के अनुसार जन्म के समय शिशुओं में 3 संवेग पाए जाएंगे, क्रोध, भय और स्नेह। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर 3 संवेग होता है ना, क्रोध मतलब कि गुस्सा करेगा, स्नेह अगर कोई आप उसको प्यार करते हैं, प्यार से बात करते हैं तो वो आपकी तरफ स्नेह करेगा, और भय अगर मान लीजिए आप उसको अचानक से आके टच कर दिया फिर कहीं से, तो अचानक से बच्चा डर जाता है। तो ये तीनों क्या है? शिशुओं में तीनों से जन्मजात संवेग, ये तीनों संवेग पाए जाते हैं, क्रोध, भय और स्नेह। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट किया है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन किया? तो ये है थॉर्नडाइक साहब की। कौन किया है? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक साहब किए हैं। नेक्स्ट है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य? फ्रेंड्स देखिए, अंतर्मुखी व्यक्ति बहिर्मुखी से विपरीत होता है। ऐसे व्यक्ति आत्मकेंद्रित, चिंताशील तथा एकांत प्रिय होते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो एकांत में रहना चाहते हैं, आत्मकेंद्रित होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं और चिंतनशील होते हैं। इस व्यक्ति के लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियाँ आदि बाह्य रूप से प्रकट नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, ये बच्चे के अंदर जैसे इनकी आदतें हो गई, इनकी अभिवृत्तियाँ हो गई, इनके लक्षण, ये सब जो है वो मतलब कि बाहर से आपको प्रकट ये नहीं करते, बाहर से नहीं दिखाएंगे। इसलिए इनको क्या कहते हैं? अंतर्मुखी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? अंतर्मुखी कहेंगे। नेक्स्ट है, समान बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धिलाब्धि कितनी होती है? फ्रेंड्स देखिए, ऊपर के वीडियो मैंने बताया कि जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी बुद्धिलाब्धि कितनी होती है? 90 से 110 के बीच की होती है। और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धिलाब्धि कितनी होती है? टर्मन के अनुसार 140 से अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स देखिए, टीएटी परीक्षण के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। देखिए, बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण मुरे और मॉर्गन किए थे। कौन किया था? हेनरी ए मुरे एवं क्रिस्टीना डी मॉर्गन ने किया। किसने किया? क्रिस्टीना डी मॉर्गन और मुरे। और इसमें कितने कार्ड थे? इसमें 31 कार्ड थे। 10 कार्ड पे आपके महिलाओं के चित्र हैं, 10 कार्ड पे पुरुषों के, और 10 पे महिला और पुरुषों दोनों के रहते हैं। एक कार्ड खाली रहता है, उन्हें दिखा करके मतलब कार्ड दे करके और उनके बारे में लिखने को कहा जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व की जांच या परख की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, बालक के केंद्रक में सामान्यतया कितने गुणसूत्र होते हैं? फ्रेंड्स देखिए, जितने भी लोग होते हैं, जितने भी मनुष्य मतलब कि जैसे इंसान या जैसे आदमी, औरत, कोई भी हो गया, बच्चे हो गए, सब में कितने गुणसूत्र होते हैं? उसमें सब में कितने होंगे? 46 होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कितने गुणसूत्र होते हैं? बालक के केंद्र में सामान्यतः 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46। नेक्स्ट है, सीखने का स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। सीखने का स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स देखिए, सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सीखी हुई क्रिया या विषयों का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को स्थानांतरण कहते हैं। सीखने का स्थानांतरण, जैसे आप कोई चीज़ सीखे हैं, उसको अन्य परिस्थिति में क्या कर रहे हैं? उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसी को क्या कहेंगे? सीखने का स्थानांतरण। नेक्स्ट है, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय समय के साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर कोई कार्य करने के योग्य होता है, वह क्या कहलाता है? फ्रेंड्स देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो क्या कहलाएगा? परिपक्वता कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका, व्यक्तित्व एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है? व्यक्तित्व एवं बुद्धि परीक्षण में प्रशिक्षित एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में सामान्यतः योग्यता वाले लोग परीक्षण करते हैं। देखिए, व्यक्तित्व और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में अंतर पूछा फ्रेंड्स। तो देखिए, व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण में प्रशिक्षित जो व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण को कौन लेता है? प्रशिक्षित लोग लेते हैं। और जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, सामान्यतः योग्यता वाले लोग परीक्षण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सामूहिक बुद्धि परीक्षण को सामान्यतः योग्यता वाले लोग भी परीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर करके किया था? फ्रेंड्स देखिए,
पावलोव किस पे किए थे? कुत्ते पे किए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो किस पे प्रयोग किए थे? कुत्ते पर किए थे। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की? तो फ्रेंड्स देखिए, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य 3 नियमों की चर्चा की थी, ठीक है फ्रेंड्स। कितने नियमों की चर्चा की थी? 3। नेक्स्ट है, प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अभिप्रेरण के अंतर्गत आता है? फ्रेंड्स देखिए, प्यास, भूख और निद्रा ये क्या है? ये तो जन्मजात है ना, बच्चा जन्म होता है तो उसे प्यास लगती है, भूख लगती है, निद्रा लगती है। लेकिन इसमें प्रतिष्ठा में कौन अर्जित पूछा ना, किसको अर्जित अभिप्रेरणा, कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो प्रतिष्ठा जो है अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा अर्जित प्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा? आपका प्रतिष्ठा। नेक्स्ट है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण कर रखने की असफलता क्या कहलाती है? फ्रेंड्स देखिए, अगर आप किसी चीज़ को सीख गए हैं, ठीक है, जैसे आप एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ के गए और आप क्वेश्चन देखें और आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं याद कर पाए, ठीक है, पुनः स्मरण नहीं कर पाए, तो उसे क्या कहेंगे? विस्मृति कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्या कहेंगे? उसे विस्मृति कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी अवर्गीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? किसी अवर्गीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को क्या कहते हैं? हम लोग बहुलक कहते हैं या फिर बहुलांक कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? बहुलक या फिर बहुलांक, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक हम लोगों ने 2016, 17 और 18 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को इस वीडियो में डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स। 2019 का पेपर नहीं है क्योंकि 2019 में फर्स्ट सेमेस्टर को प्रमोट किया गया था, ठीक है। तो इस तरह हम लोग 2016, 17 और 18 के पेपर को इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।